नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कमोडिटी राउंड अप में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और आज इस कमोडिटी स्पेशल में हम लोग बातचीत करेंगे क्रूड, जहां पे लगी हुई है आग, सोना चांदी जो पड़े हुए हैं सुस्त, और जो उड़ा उड़ा सा हल्दी का रंग आपको नजर आ रहा है। और इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब, एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर प्राइवेट बैंकिंग धर्मेश भाटिया, कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि देवरा, और साथ में ब्रेक के उस पार हल्दी पर करूंगा खास फोकस। उस पे बातचीत होगी जहां पे एनसीडीएक्स के टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के पूनम चंद गुप्ता जुड़ेंगी, तो उनसे समझेंगे कैसे समीकरण बैठ रहे हैं। खैर, जो जुड़ चुके हैं आप सबका स्वागत है। और तनेजा सर के पास जाऊं उससे पहले जरा कच्चा तेल स्क्रीन पर लेकर आइएगा। ब्रेंट का भाव मेरे ख्याल से $85 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट्स में इस समय ब्रेंट स्क्रीन पे आपके $87 के आसपास अब इस समय कामकाज करता हुआ, और ये थर्ड स्ट्रेट वीक होने वाला है जब वीक ऑन वीक गेन्स के साथ कच्चे तेल में कामकाज हो रहा है। इस तरह का मोमेंटम, इस तरह की तेजी तूल पकड़ती हुई। अब कुछ कंसर्न्स की सप्लाई साइड इश्यूज हैं, कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। खैर, ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए ही तनेजा सर से रिक्वेस्ट करी थी कि मदद करें। तनेजा सर, बातचीत तो यही होती है कि डिमांड वीक है, उसके बावजूद ये थर्ड स्ट्रेट वीक उछाल का $86-87 की तरफ क्रूड बढ़ते ही चले जा रहा है। क्या असल कारण है क्रूड में इस तरह के उछाल के, इस तरह की तेजी के? देखिए, मुख्यतः जब हम देखते हैं तो कीमत ऊपर नीचे के तीन बड़े कारण होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, जैसे आपने भी जिक्र किया, और दूसरी तरफ बहुत बड़ा कारण होता है जियोपॉलिटिक्स। और इसके अलावा जो एक हिडन प्लेयर्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं, जो बहुत भारी मात्रा में जो है उसमें प्ले करते हैं। हेज फंड्स हैं, उसमें और कुछ संस्थाएं हैं, कुछ इस तरह के एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोग इसमें प्ले करते हैं जो भारी मात्रा के अंदर तेल को खरीदते हैं, है ना। अब वो जिसको बोलते हैं डिजिटल बैरल होता है। वो डिजिटल बैरल ऐसा होता है कि ना फिजिकली वो खरीदते हैं ना फिजिकली बेचते हैं, लेकिन उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो डिजिटल बैरल्स, तो अभी जो सबसे बड़ा कारण है उसके मुख्यतः दो हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल सबसे बड़ा कारण है। ये ऐसा माना जा रहा है कि शायद हमास और इजराइल में जो चल रहा था उसमें थोड़ी नरमी आ जाएगी, लेकिन हजबुल्ला और लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध जो है वो जोर पकड़ेगा। और जोर पकड़ेगा इसका मतलब हुआ कि वो एस्केलेट हो सकता है, कि हजबुल्ला के पीछे ईरान पूरी तरह होता है और कुछ, और जो पूरा जो लेबनान है वो उसमें शामिल हो जाता है। तो वहां का जियोपॉलिटिक्स और कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं सप्लाई डिसरप्शन हो सकते हैं, क्योंकि लेबनान के आगे वो सारा समंदर है जहां से तेल का आवागमन होता है। तो ये कुल मिलाकर के अभी बाजार का एक इंटरप्रिटेशन है। और जैसे मैंने कहा, जो डिजिटल बैरल्स में खेलते हैं लोग, उनकी भी बड़ी भूमिका है कि वो भारी मात्रा के अंदर जो है वो उसकी जो है खरीदारी या उसकी खरीद फरोख्त करने लगते हैं, जिससे मार्केट के अंदर एक तनाव पैदा होता है। लेकिन ये आर्टिफिशियल है। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में, कल जियोपॉलिटिक्स में वो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर आज की तारीख में मुझे लगता नहीं ये सस्टेनेबल है। जिस दाम पे आज चल रही है, डिमांड एंड सप्लाई के से कोई लेना देना नहीं है। डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलेंगे, तेल की कीमत $80 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये जितनी भी ऊपर गई है, ये जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, प्लस डिजिटल जो बैरल होता है उसका कहीं ना कहीं उसकी भूमिका है। तो इसलिए सस्टेनेबल होगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता आज की, क्योंकि डिमांड कहीं नहीं बढ़ रही है और कोई सप्लाई डिसरप्शन नहीं, नो सप्लाई डिसरप्शन, डिमांड में कोई बढ़ोतरी नहीं। तो कब तक ये सस्टेन हो पाएगा? ये मुझे लगता नहीं कि ज्यादा सस्टेन हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली वो जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन की जो बात, इजराइल हिजबुल्ला रिलेटेड और उसके आसपास की फेरिफेरी की नॉइजेस, और कुछ हद तक वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस। तो इक्वेडोर का प्रोडक्शन 1 लाख बैरल्स पर डे के आसपास घटा था। हाँ, एक डर जरूर है कि यूएस में भी थोड़े से वेदर रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस, वेदर एडवर्स होता हुआ शायद नजर आए। पर तनेजा सर ने ब्यूटीफुली पुट अक्रॉस कर दिया है। जिस तरह के डिमांड सप्लाई के समीकरण है, सही मूल्यांकन इस समय कच्चा तेल का, ब्रेंट का $80 के आसपास होना चाहिए। हम खड़े $86-87 के आसपास। और तनेजा सर, अभी टीम दिखाई रही थी, जून का महीना खत्म हुआ और कच्चे तेल में जो उफान था, ब्रेंट 5% के आसपास, WTI 7% के आसपास। आपने जिस तरह का समीकरण सामने रखा है और अनरीजनेबल वैल्यूएशन से क्रूड चल रहा है, ये अजम्पशन लेके चलूं कि कोर्स करेक्ट करेगा, जुलाई में कूल ऑफ होने की लाइकलीहुड ज्यादा है?
देखिए, कोर्स करेक्शन जो है आपको हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हाँ। ओपेक है, ओपेक और साथ में सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी भूमिका इनकी होती है और पीछे से कहीं ना कहीं रूस शामिल होता है क्योंकि बहुत बड़ा उत्पादक है जिसको ओपेक प्लस रशिया बोलते हैं। ये लोग चाहते हैं कि कीमत $90 पर बैरल होनी चाहिए, इनकी पूरी कोशिश है। उसके लिए ये तरह तरह की रिपोर्ट लेके आते हैं, रिसर्च रिपोर्ट लेके आते हैं जिनको मीडिया पिकअप कर लेता है, पूरी दुनिया में माहौल बनाया जाता है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने वाला है, डिमांड बढ़ने वाली है। इक्वाडोर का 1 लाख बैरल, उसको भी बहुत जो उछाल करके बोला जाता है 1 लाख बैरल की तो कोई बड़ी भूमिका होती नहीं, वो एक अलग बात है। या अमेरिका में चुनाव पर डिबेट हुई प्रेसिडेंट बाइडेन की ट्रम्प साहब की, लगता है ट्रम्प साहब आने वाले हैं और फिर जो है वो यूरोप को नकारेंगे, वो यूक्रेन से निकल जाएंगे वगैरह वगैरह, तमाम ये अटकलें लगाई जाती हैं। इसको लेके ओपेक भी प्ले करता है, सऊदी अरेबिया भी प्ले करता है, लेकिन अंततः जो है वो डिमांड एंड सप्लाई वो ही काम आता है। जियो पॉलिटिकल ट्रिगर को आप जो है एक तरीके से आर्टिफिशियली या अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन सस्टेनेबल नहीं है तो वो 2 4 3 दिन के अंदर मार्केट में दिखने लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है, अब समर का सीजन शुरू हो चुका है यूरोप के अंदर, समर में हमेशा डिमांड बढ़ती है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग फ्लाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, परिवहन होता है, अमेरिका में भी छुट्टियां आने वाली हैं तो लोग कारों का वो करते हैं और पेट्रोल डीजल सबका प्रयोग बढ़ता है, उससे थोड़ा फर्क डिमांड में आता है और इस बार भी आएगा, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन जो $85-87 है वो बिल्कुल सस्टेनेबल होता मुझे नजर नहीं आता है। ये कोशिश जरूर रहेगी, जैसे मैंने कहा कि अब मार्केट में माहौल बना दिया जाता है, मीडिया के माध्यम से माहौल बनाया जाता है, थिंक टैंक के माध्यम से माहौल बनाया जाता है, एनालिस्ट के माध्यम से माहौल बनाया जाता है, उस सब के पीछे ये लोग खेल खेलते हैं अपना। तेल के पीछे बहुत बड़ा खेल होता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वापस जो है ये 80-82 के आसपास जाना चाहिए, अगर जो है समर सीजन की डिमांड में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है तो भी। क्योंकि देखिए, हमको एक बड़ी क्विकली मैं आपको बताऊंगा, सबसे बड़े खरीदारों में आज की तारीख में जो कंज्यूमर है वो चाइना और भारत, अमेरिका, ये 3 बड़े ही देश होते हैं। भारत के अंदर डिमांड बढ़ रही है लेकिन भारत में डिमांड बहुत ही ग्रेजुअली बढ़ती है। चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी परेशानी में है, उसको छुपाया जाता है, तरह तरह के बयान चाइना देता है, लेकिन हकीकत यह है कि चाइनीज अर्थव्यवस्था बड़ी उसमें है और वहां कोई डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। अमेरिका में चुनाव का माहौल है, अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी कोशिश करेंगे जितनी उनकी ताकत है कि तेल की कीमत को $80 से ऊपर ना बढ़ने जाए। अगर तेल महंगा होता है तो बाइडेन साहब चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि अमेरिका में तेल महंगा होता है तो लोग उस राष्ट्रपति को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ सारी परिवहन जो है तेल से होता है, चाहे हवाई जहाज है या कार है। रेल भारत की तरह रेलों का बड़ा जाल नहीं है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि $80 के आसपास कीमत वापस जाएगी। अब कोई जियो पॉलिटिकल ट्रिगर हो जाए या नेचर की कोई इंटरवेंशन हो जाए, वो एक अलग कहानी होगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल तनेजा सर, आपने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करी और आज ही वो पहला डिबेट था वहां पे, जी प्रेसिडेंट वर्सेस फॉर्मर प्रेसिडेंट, बाइडेन वर्सेस ट्रम्प। अच्छा, जी इफ गिवन अ चांस ओपेक प्लस को वोट करने के लिए, किसके लिए करते ये लोग? देखिए, ओपेक जो है वो ये चाहता है कि ट्रम्प साहब आए। एक चीज ये भी माना जाता है, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसको कहूंगा क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ओपेक, रशिया और सऊदी अरेबिया और तेल के अन्य बड़े निर्यातक देश ये चाहते हैं कि बाइडेन साहब व्हाइट हाउस से निकले। बाइडेन साहब को कहा जाता है वो ग्लोबलिस्ट हैं, कि कहाँ सऊदी अरब में क्या हो रहा है, रूस में क्या हो रहा है, हर एक में वो अमेरिका की भूमिका देखना चाहते हैं। जबकि ट्रम्प जो है वो इनवर्ड लुकिंग है, वो ग्लोब की ज्यादा चिंता नहीं करते, वो ये देखते हैं अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका के हित में क्या है। तो इसलिए जो है ये सारे देश चाहते हैं कि तेल को 90 पे, ये लोग चाहेंगे $90 पे ले जाए। अगर $90 पे आप तेल ले गए तो बाइडेन साहब चुनाव हार जाएंगे। तो कोई ये सब चाहते हैं कि ये सब ट्रम्प समर्थक है। ध्यान रखना, तेल के जितने बड़े उत्पादक और निर्यातक हैं सब ट्रम्प सपोर्टर हैं, क्योंकि उनके लिए ट्रम्प साहब अच्छी खबर है। बिल्कुल ठीक तनेजा सर, हमेशा की तरह ब्यूटिफुली सारा इक्वेशन समझाने के लिए थैंक यू सो मच। धर्मेश के पास चला जाए, मेरे ख्याल से धर्मेश और रवि दोनों जुड़ गए, दोनों को स्क्रीन पे दिखाइएगा। धर्मेश भी बैठे हैं वहीं पे सऊदी में, दुबई में। तो धर्मेश, आप लोग भी ट्रम्प साहब के लिए वोट करते क्या? यहाँ पे वोटिंग होती नहीं, यहाँ पे राजाशाही है, तो यहाँ पे तो भी लग नहीं रहा है। गिवन अ चांस वो कंडीशनल था यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं चाहता हूँ कि कच्चा तेल नीचे रहे, भारत के लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो अच्छा, कच्चा तेल किसके आने पे है। नीचे रहेगा? कच्चा तेल बाइडेन के रहने से नीचे रहेगा ना? ट्रम्प के आने से फ्री लीवे मिल जाएगा इन सबको। डेफिनेटली, अगर आप देखिए तो ट्रम्प की सरकार में ज्यादा करके उठा पटक काफी होती है, वॉर के सिनारियो ज्यादा हो जाती है, बट बाइडेन के टाइम पे काफी स्टेबिलिटी देखने मिली है प्राइस में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा धर्मेश, ट्रेड के लिहाज से आप लोग क्या कर रहे हो? तो कच्चा तेल जो तेजी कर रहा है, 85-86
86 क्या, ऑलमोस्ट $86 पे ब्रेंट अभी भी कामकाज कर रहा है। क्या लग रहा है, क्या ट्रेड, कैसे समीकरण बैठ रहे हैं? देखिए काफी संक्षेप में अगर मैं बोलूँ तो प्राइस में अगर आप नेक्स्ट 12 महीने के ट्रेड्स देख ले, अगर आपके पास प्राइस के विकल्प है देखने का, तो आगे के महीने 75 पे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट $10 नीचे चल रहे हैं अगर आप 2025 के कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखें तो इसका मतलब है मार्केट पूरा बैकवर्डेशन में आ चुका है, ना कि कॉन्टेंगो में। तेजी खाली करंट बंद में, आगे के महीने में तेजी नहीं है। तो अगर आप करंट में बाय करते हो और आप रोल ओवर करते हो तो आप हर 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 महीने आप 1-1% का नुकसान करोगे इसमें। तो बाइंग में तो रहने का कोई फायदा नहीं है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आगे के महीने में अगर आपकी पोजीशन बिल्डअप होती है, तो मैं मंदी में हूं, मैं भी काफी एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट $80 डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो यहाँ से 6300 6200 के लेवल जो प्रीवियस लेवल थे वहां पे आके छू सकता है। फंडामेंटली और टेक्निकली मार्केट काफी वीक है, डॉलर भी काफी राइज हो रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स राइज होता है तो कमोडिटी मार्केट के लिए ये अच्छी बात नहीं है और मार्केट में प्रेशर देखने मिल सकता है जो सारे कमोडिटी मार्केट में आ चुका है। कच्चे तेल में जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण एक स्पाइक देखने मिला है और जून जुलाई यूजुअली हरिकेन सीजन होता है, बट आगे के महीने सारे बैकवर्डेशन में, तो मैं सलाह दूंगा कि उछाले में बिकवाली करके चलिए। एटलीस्ट 300 से 400 रुपए की गिरावट आपको करंट मंथ से देखने मिल सकती है, स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में। और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि $80 ब्रेंट के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। चर्चा भी तनेजा सर से भी हो रही थी, लीजिए धर्मेश भी वही बात बताते हुए ब्यूटीफुली आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आगे के फ्यूचर्स डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहे हैं, $75 तक का भाव आपको नजर आएगा। तो ये ज्यादा टिकाऊ है नहीं कच्चे तेल की इस समय जो तेजी नजर आ रही है। ये दरअसल कमोडिटी उछाल में बिकवाली करने वाली है, तो मौके ढूंढिए, उछाल में बेच के चलिए। 200-300 रुपए का डाउनसाइड शायद खुलता हुआ जल्द आपको नजर आए। ये तो हो गई क्रूड की बढ़िया तरीके से बातचीत। लाइए सोना स्क्रीन्स पर। मेरे ख्याल से एज वी स्पीक थोड़ा सा फ्लैटिश रुझान के साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड इस समय ट्रेड कर रहा है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पे एकदम फ्लैट, स्लाइटली इन रेड, और इवन भारतीय बाजारों में भी एमसीएक्स पे फ्लैट कामकाज। मेरे ख्याल से कॉशन का अंडरटोन इस बात के लिए है क्योंकि आज सुबह आपको याद होगा हम लोग सुबह मॉर्निंग कॉल में चर्चा कर रहे थे, यूएस के पीसीई के नंबर्स आने हैं प्राइसेस के, और ये वो आंकड़ा है जिसको फेड बहुत क्लोजली वॉच आउट करता है अपने डिसीजंस के लिए। तो इसीलिए शायद उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड होगा। धर्मेश, गोल्ड पे आप लोग का व्यू, इस समय जो कंसोलिडेशन दिख रहा है, कैसा अप्रोच रखोगे? देखिए अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ऑलरेडी स्पॉट पे डिस्काउंट पे आ चुका है, ऑलमोस्ट $1 $2 डिस्काउंट में मिल रहा है माल करंटली फिजिकली। दैट मींस के बायर्स अभी ये लेवल पे बाय करने की सलाह में नहीं है। सेकेंडली डोमेस्टिक मार्केट से हम कंपेयर करें तो डोमेस्टिक मार्केट में रुपया काफी वीक है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीकनेस जारी रह सकती है और प्राइस 84 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। उस कारणवश डोमेस्टिक मार्केट में इतनी गिरावट आपको नहीं दिखेगी, पर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 2300 का जो स्तर है वो शीघ्र ही ब्रेक करते हुए देखा। कल के सत्र में भी मार्केट ने 2300 का लेवल छुआ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो फॉल है वो बरकरार रह सकती है क्योंकि ये महीना कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन नहीं है, रेट्स अभी भी काफी फ्लैट है। जो वॉलेटिलिटी आएगी वो नवंबर दिसंबर में आएगी, आपको देखने मिल सकती है। तो करंटली बिकवाली की सलाह रहेगी। 2280 के स्तर आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो करंट लेवल से ऑलमोस्ट 400-500 रुपए की गिरावट आपको फिर से देखने मिल सकती है जो इसका प्रीवियस लो था। तो मैं सलाह दूंगा बिकवाली करने की और मैं रेकमेंड करूंगा कि उछाले आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो बेसिकली आप कह रहे हो एक मेरे कजन की मैरिज है दिसंबर में, अगर कुछ देना है तो अभी रुक जाते हैं, भाव नीचे मिलेंगे मुझे, है ना धर्मेश? डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप होल्ड एंड वेट एंड वॉच करें। स्पेक्युलेटर्स यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं, बट जो फंडामेंटल बायर्स है मैं उन्हें सलाह दूंगा वेट एंड वॉच। गिरावट के बाद जहां लगे आपको थम रही बता दीजिएगा फोन करके, तब मैं डेफिनेटली वो कॉल ले लूंगा। अच्छा रवि, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून क्या, अभी तो गुड मॉर्निंग के दायरे में बैठे हैं। लेकिन रवि, मार्केट्स का फैक्टर इन कर रहा है। अपन आज पीसीई प्राइसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कमोडिटी मार्केट, गोल्ड का बाजार, ये सब क्या फैक्टर इन कर रहा है? फेड इस कैलेंडर ईयर में एक बार या 2 बार कटौती? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली शायद धर्मेश कॉल नहीं करे, मैं करूंगा कॉल आपको। वो दुबई से कॉल करेंगे तो इतनी कॉस्ट लग जाए। डेफिनेटली जो मार्केट है अभी वो फैक्टर इन ज्यादा कर रहा है। वो फैक्टर इन आज पीसी बढ़ के आने की एक्सपेक्टेशंस नहीं। हालांकि जो लास्ट कल के जो क्वार्टरली पीसी आए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में इन्फ्लेशन थोड़ा हायर रहा था, तो इस हिसाब से कल जो क्वार्टरली पीसी थे ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे थे कि वो पीसी हायर है। तो शायद लग रहा है कि आज के जो पीसी है, जो मार्केट का अनुमान 0.1% है 0.3 के सामने, वो शायद 0.2 या 0.3 बढ़ के आए।
तो उसके बाद थोड़ा डॉलर इंडेक्स में भी एक उछाल देखने को मिलेगा। सेकंड है कि ये वीकेंड में फ्रांस के इलेक्शन है एंड अगले सप्ताह में जब यूएस बंद होगा तब यूके के इलेक्शंस है, तो इस हिसाब से दोनों की करेंसी थोड़ी नीचे चल रही है। जापानीज येन ऑलरेडी प्रॉब्लम है, तो तीनों जो डॉलर इंडेक्स के ओपोनेंट करेंसी है वो अभी नीचे चल रहे हैं, तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग रहेगा। इस हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि हायर लेवल पे सस्टेनेबिलिटी का जो जोर है वो नहीं रहेगा। 71,800 के करीब बेच के चलना चाहिए। 72,000 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा है, और डाउन साइड मुझे लग रहा है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो पीसी के बाद आपको 71,100 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की बात छिड़ी, जाते जाते धर्मेश एक सवाल और रह गया था मेरे जहन में। मैं कहा आप बैठे हो तो पूछ ही लिया जाए। वो जब येन में वीकनेस आई थी, 160 के पार गया था वापस 38 साल बाद, या 36 या 38 साल बाद जो भी, तो एक नर्वसनेस थी कि एक इंटरवेंशन आएगा फॉरेक्स में जापानीज रेगुलेटर के द्वारा। अभी तक कुछ आया नहीं है। आप लोग अब मान रहे हो नहीं आएगा, या अभी भी तलवार लटकी हुई है? देखिए, अगर आप बेसिक फंडामेंटल देखें तो वर्ल्ड में जो दो करेंसी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी होती है, एक है जापानीज येन और दूसरी होता है सोना। अगर आप देखें तो कंटिन्यूस पिटाई आपको जापानीज येन में देखने मिल रही है, तो उस कारणवश सोने में भी आपको अच्छी खासी तेजी आई है। प्राइस 1800 से ऑलमोस्ट $2400 हो चुका है अगर आप लास्ट एक डेढ़ साल में देखें तो ये फैक्टर इन ऑलरेडी हो चुका है प्राइस में। बट अभी करंटली 160 पे मुझे लगता है जापानीज येन अभी भी स्टेबल है। एक्सपेक्ट करता हूँ और वीकनेस जारी रह सकती है। कंट्री की इकोनॉमी काफी स्लो डाउन हो चुकी है। वर्ल्ड अगर आप देखिए उसकी जो नेबरिंग कंट्री चाइना, उसमें भी काफी अच्छी पिटाई देखने मिल रही है। एक खाली भारत है जो अभी भी इतनी वीकनेस दिखा नहीं है। बाकी सारे करेंसी, आप श्रीलंकन देखो, पाकिस्तान रूपी देखो, फिलीपींस देखो, सारे करेंसीज की पिटाई जबरदस्त हुई है, इंक्लूडिंग सिंगापुर की। तो रुपए में भी डेप्रिसिएशन आने की गुंजाइश है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 85 86 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन में रहना है। तो मेरे हिसाब से जापानीज येन यहाँ से और पिटाई हो सकती है, और 165 तक के लेवल्स आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई इंटरवेंशन होगा इसमें। मैं पूछ रहा था कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी ना बुलियन का, सोने का अपील बढ़ाती है। खैर, इंटरवेंशन नहीं, और शायद 165 तक ये समीकरण और बिगड़ते हुए नजर आएंगे येन के लिए। इस नोट पर धर्मेश, आपसे विदा लेने का वक्त। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, ब्यूटीफुली अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। भाई साहब, कच्चा तेल उछाल में बिकवाली करनी है, ये करेक्ट होएगा। इवन सोना भी एक्सपेक्टेड है कि यहां से दबाव गहराता हुआ शायद नजर आए। कंफर्ट जहां मिले उछाल में, बिकवाली करने के मौके ढूंढने हैं। मैं ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार एज प्रॉमिस्ड हल्दी पे, टर्मरिक पे एक डिटेल डिस्कशन, और साथ साथ क्योंकि रवि बैठे हैं, कुछ और एग्रो कमोडिटीज की उनकी प्रेफर्ड पिक्स पर चर्चा। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। पहले एक काम करा जाए, अब एग्री में सबसे प्रेफर्ड पिक्स कौन कौन से हैं, रवि से जान लिया जाए। रवि जी, इस समय सबसे प्रेफर्ड आइडियाज कुंवर जी ग्रुप के कौन कौन से हैं? पहली रिकमेंडेशन गुआर पे रहेगी। ऑप्शन कल लॉन्च हुए, उसके बाद काफी अच्छी लिक्विडिटी लौटे और काफी सुस्त कमोडिटी थी, इसमें काफी अच्छा मुझे लग रहा है कि ट्रैक्शन आना चाहिए। तो आई थिंक गुआर गम में फोकस करें। गुआर गम का जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो 10,400 के करीब चल रहा है। 10,400 का भी कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा है डाउन साइड 10,280 का, और अपर साइड ऐसा लग रहा है 10,900 तक के लेवल आपको शीघ्र आते हुए दिख सकते हैं। तो पहली प्रेफर्ड पे गुआर गम रहेगी। सेकंड रहेगी कपास। कपास काफी सुस्ती के बाद वहां भी इंटरनेशनल प्राइसेस जो $75 पे पहुंचे, एंड डोमेस्टिक कॉटन प्राइसेस एज वेल एज देखे तो कोकोड के जो प्राइसेस है, इससे पैरिटी आना चालू हो गई है। तो मेरे हिसाब से अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे आप बाइंग का ध्यान रखें। अप्रैल 2025 का कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे बाई की रिकमेंडेशन रहेगी। लेवल स्पेसिफिक बाई करना आपको 1620 के करीब, स्टॉप लॉस लगा है 1600 का, और अपर साइड 1640 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो 1660 तक के लेवल भी आप उम्मीद कर सकते हैं। तो अप्रैल 2025 का कॉन्ट्रैक्ट जो लिक्विड है वहां पे बाई की रिकमेंडेशन रहेगी। ग्वार गम और कपास, इनमें है रिकमेंडेशन रवि की। मैं रिविजिट करता हूं, लेकिन पहले अब बात कर ली जाए हल्दी की, जहां एनसीडीएक्स पर लगातार दूसरे महीने कीमतों में दबाव जारी है। अगस्त वायदा 17,300 रुपए के नीचे फिसल गया है। ऐसे में क्या कारण है इस गिरावट का, और यहां से भावों को लेकर क्या रणनीति होगी, इस पे बातचीत करने के लिए एनसीडीएक्स के टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के पूनम चंद गुप्ता साहब जुड़ते हुए। गुप्ता साहब,
इस तरह की कमजोरी क्या खास रीजंस हैं और आप इसे कहां जाता हुआ देख रहे हो अब हल्दी के भाव को? नमस्कार भाई साहब, ये अभी क्या है, वैसे तो हर मंडियों में प्रोडक्शन में अराइवल काफी कम चल रही है, परंतु डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों की भारी कमी चल रही है। और दूसरी बात क्या है कि अभी तक बरसात पानी जो है सब तरफ संतोषजनक हो गया है और बुआई का पीरियड है और हर जगह बुआई चल रही है और बुआई इस साल काफी अच्छी होने की उम्मीद है। तो उसके हिसाब से जो अभी सेंटीमेंट चल रहा है कि भाई बाजार जल्दी बढ़ेंगे नहीं, वो इसलिए एक मंदी का मेजर कारण वो बना हुआ है कि बुआई कितनी होगी, क्या होगी, कैसी होगी। हर आदमी को डाउट हो रहा है कि कितना क्या होगा बोल के। मेन जो मंदी का कारण है अभी बुआई का ही है इसमें। हाँ, तो अच्छा, तो फिर यहां से भाव और गिरते हुए नजर आ रहे हैं क्या? 17,300 के आसपास तो आ ही गया है। नहीं, भाव गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, जून के महीने में थोड़ी वैसे भी डिमांड कम रहती है हल्दी की। ये बच्चों के स्कूल वगैरह खुलते हैं, दूसरे हैं, तो लोग उनका इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर जाता है। तो ये जून का महीना कैसे भी हल्दी की डिमांड कम रहती है। 15 जुलाई के बाद इसमें वापस 1000 से 1500 रुपए की तेजी दिखती है। 15 जुलाई के बाद 1000 से 1500 रुपए की तेजी नजर आ रही है यहां से। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परफेक्ट। तो रवि, आप लोग खरीद रहे हो क्या? लो लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हो क्या? 15 जुलाई के बाद ही करेंगे। आई थिंक अभी जो इनिशियली सोइंग के डेटा आ रहे हैं वो इतना ज्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं दे रहे, क्योंकि सोइंग बढ़ेगा जैसे आपके इक्विटीज में होता है, सबसे ज्यादा सेक्टर का शेयर चला है, उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन होता है। ये कंसोलिडेशन मोड में, क्योंकि जितने लिस्टेड और नॉन लिस्टेड में कमोडिटीज है, इसमें सबसे ज्यादा प्राइस परफॉर्मेंस ये कमोडिटी ने लास्ट ईयर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट होगा। 16,500 से 16,600 एक बड़ी अच्छी रेंज होगी, वहां पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। कंसोलिडेशन चल रहा है भाई साहब, थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है। लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करिएगा और शायद 15 जुलाई ऑनवर्ड्स भाव हल्दी के सुधरते हुए नजर आए। पूनम जी और रवि जी दोनों का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आप सबका इस खास पेशकश कमोडिटी राउंड अप को देखने के लिए। ब्रेक के उस पार, फ्यूचर्स एक्सप्रेस। नमस्कार।